अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूर से मशवरा खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है और इस सिलसिले में अपनी कानूनी टीम से मुशावरत भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन के मामले पर यह कह दिया कि एक मफरूर और सजा याफ्ता से इलेक्शन के मामले पर भी किस तरह मुशावरत की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब हैं, नवीद चौधरी साहब और पी जमीर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इफ्तिखार साहब आप ही की तरफ आती हूँ। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है और इमरान खान ने पहले ये बात वाज़ेह कर दी थी कि ये वज़ीर आज़म खुद से कर लें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस पर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान आए रोज़ इस बदलती सूरत हाल के साथ अपना मौक़िफ़ भी तब्दील कर रहे हैं और अब उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मामले पर यह स्टेटमेंट दे दी है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ बाद में आती हूँ। मैं सबसे पहले पीजे सर आपसे इस पर आपकी राय लेना चाहूँगी। देखिए जी, दो चीज़ें हैं। मैंने बहुत पहले, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत पुरानी चल रही है, इस पे हमेशा कोई भी वज़ीर आज़म हो उस पर तनकीद आ जाती है, ये इनका है, ये उनका है, इनका है। तो मैंने एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ को ये कहा, लेकिन मेरे कहने से या किसी कहने से नहीं है, उन्होंने एक बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो प्रोगेटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसका प्रोगेटिव है वो जिसको अपॉइंट करें। वेदर इट वाज अगर इमरान होते उनका प्रोगेटिव होता और उसमें वो किसी और से मशवरा नहीं लेते, वो अपनी कैबिनेट का मशवरा लेते हैं और वहाँ चलते हैं। यहाँ बात आती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स। यहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स वो होते हैं जहाँ स्टेट सीक्रेट्स डाइवर्ज की जाए। यहाँ स्टेट सीक्रेट कोई नहीं है, इट इज़ एन ओपन कॉन्वर्सेशन जो कि आर्मी चीफ इनको नाम भेजते हैं और वो नाम जो प्राइम मिनिस्टर अपने प्रोगेटिव में होता है वो उसको कहता है हाँ जी मैं इसको बनाता हूँ। इस पर भी मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी अली कुली खान को बनाना चाहिए था, आपने जनरल मुशर्रफ को बना दिया। लेकिन उन्होंने जब भी कोई अपॉइंट किया 72 से लेकर आज तक 10 आए हैं, तो 10 के अंदर 5 जो उन्होंने अपॉइंट किए वो सीनियर मोस्ट नहीं अपॉइंट किए थे। वो उन्होंने जो सीनियरिटी की हम बात करते हैं वो नहीं हुआ। तभी हमने देखा कि कुछ आ जाती है कि देखो अगर मैं सीनियर हूँ और मुझे को सुपरसीड कर जाए, ये जानता है, ये भी फ़ौज में रहा है जावेद, जब एक ब्रिगेडियर होता है या मेजर जनरल 3 स्टार पे नहीं जाते हैं तो वो एक हो जाता है अंदर एक एंड यू टेंड टू रिटायर, यू रिज़ाइन, कहीं कर देते हैं रिज़ाइन। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस वक्त जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शहबाज शरीफ और इस वक्त जो आपकी अपोजिशन है वो है आउट ऑफ द नेशनल असेंबली। हमने बात करनी है ऑब्जेक्टिविटी की। ये कल आ जाते हैं असेंबली के अंदर, बैठ के बात करते हैं, इनका पूरा राइट है कि ये अपोज करें या जो करें, बट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो हमेशा वो एक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट करते हैं एंड दैट इज़ इट पीरियड। इसके अंदर कोई ना कोई सीक्रेट एक्ट्स आते हैं ना कोई चीज़ होती है। जब सीक्रेट एक्ट्स की हम बात करते हैं, ये भी वज़ीर आज़म वो भी वज़ीर आज़म, और आपस में अगर कोई चीज़ होती है ना वो ना ये ना इमरान ना बेनज़ीर ना कोई और स्टेट सीक्रेट्स डाइवर्ज नहीं कर सकते। और वहाँ आपका जो आपने सवाल जो बीच में आया था, वहाँ फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के जो कवानीन है वो फिर आप पे लागू होते हैं। इफ्तिखार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान बदलते दिनों के साथ अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं, कभी अपने आप को लाताल्लुक कर लेते हैं और कभी उसी पर बयानबाजी शुरू कर देते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं उसकी ज़ात पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, ही इज़ ए नेशनल लीडर, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि जो कुछ वो कहता है वो लोगों में जाती है बात, लोग उसको सुनते हैं, फिर लोग उसके बारे में बहुत अच्छी और बुरी राय रखते हैं। उसको कोशिश करनी चाहिए वो बात करे जो आइन और कानून के तकाज़ों पर पूरी उतरती हो, और महज ये कि मैं ना खेलूँगा ना किसी को खेलने दूँ वाला जो ढंग है, जो स्टाइल है, अब ये पुराना होता जा रहा है। अप्रैल से ये शुरू हुआ और हम नवंबर में खड़े। खेल जारी है और खेल जारी रहेगा। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रहेंगे और यही हमें प्रोवाइड करेंगे। असम्बलियाँ रहेंगी, असम्बलियाँ चलेंगी, इनके इंतखाबात होते रहेंगे, पार्लिमानी डेमोक्रेसी को आगे जाना है। ये इस किस्म की हरकतों से जितने ज़्यादा भी खराबी पैदा कर ले इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइन के मुताबिक जो फैसले होने हैं वो आइन के मुताबिक होंगे। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की ये स्टेटमेंट और उस पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, ये तो उनकी सवाबदीद है कि वो किसी से भी मशवरा करें, लेकिन खान साहब कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या ऐसा वाकई है?
नहीं, जो इसकी कानूनी तो जी इमरान खान साहब पेश कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। जो एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। उसके बाद आ गई कि अपॉइंटमेंट का इख्तियार किसको है, ये बात तो इस पर यकीनी तौर पर ये एलेबोरेट हो चुका है, वेल एलेबोरेटेड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है दूसरी कि वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। अच्छा, अब मुशावरत का जो अमल होता है वो किसी पर कोई इल्ज़ाम है या नहीं है, यहाँ केसेस कैसे बनते हैं, या कोई बाहर गया या अंदर आया। देखें, आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला मुतनाज़ा बनाया ही इमरान खान साहब ने था जब जलसे में खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि ये नहीं चाहते कि कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ जाए, बहबे वतन आर्मी चीफ आ जाए जो इनसे करप्शन का पूछे। ये वो गरीब बात उन्होंने कर दी, तो उनकी जानिब से ये अमल शुरू हुआ। जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है, ये हमेशा होती आई है। गुलाम इसाक खान ने जब जनरल आसन नवाज को आर्मी चीफ बनाया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं पूछा था, सदर के पास इख्तियार था, उन्होंने अपने तौर पर मशवरा किया अपने लोगों से। उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में चौधरी निसार साहब किंग मेकर बने रहे और बहुत सारे मामला वो इस हवाले से गाइड करते थे, फ़ौज के वाले से। फिर हमने देखा जनरल मुशर्रफ को, उन्होंने अपनी इख्तियार तो सारे उनके पास थे, उन्होंने अपनी चॉइस के मुताबिक जनरल कैनी को आर्मी चीफ बनाया। तो ये मामले इस तरह से चलते हैं। मुशावरत करने में क्या हरज होता है? देखें, वो एक तकर्रर आपने करना है और आपको उससे जो मुतलका लोग हैं वो कोई एक राय दे रहे हैं। ज़ाहिर है कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई कानून तो नहीं है। जैसे जजों ने जजिस केस में अपने लिए कानून वज़ा कर लिया खुद ही कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, वो अब कानून बन गया। आल दो उसकी भी एक हवाले से वायलेशन हुई, जो नीचे से मज़ीद जज इंडक्ट किए जाने थे अदालत उज़्मा में, लेकिन बहरहाल अभी तक ऊपर वाला मामला चल रहा है। तो यहाँ कानून कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीदा, वज़ीर-ए-आज़म अगर किससे मशवरा कर रहा है उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा बतौर तालिब इल्म कि इसका तस्करा इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वज़ीर दफ़ा ये कहे जी इस काम के लिए मुशावरत करने गए हैं, वहाँ से कोई और बयान दे दी ये मुशावरत हो रही है। ये मतलब ये इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और एक सैचुरेशन हमें नज़र आ रही है, उसमें ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। मशवरा तो होना है, ठीक है। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ने अपने तौर पर तो फैसला नहीं करना। वो समझेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ फर्ज से ओपिनियन ली जा सकती है तो मैं एक सारे नतीजे पर पहुँचूँगा। मैं सिर्फ एक बात आखिर में ज़रूर करना चाहूँगा, मैं सीनियरिटी को का भी कायल नहीं चाहती तौर पर। आपने देखा है यहाँ हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए हैं, पीजे मीर। क्रिकेट टीम का कप्तान भी जो होता है या हॉकी टीम का जो कप्तान होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सबसे बड़ा प्लेयर हो। बुनियादी तौर पर वो होता है जिसने चीज़ों को मैनेज करना होता है, जो फैसले करता है। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा जर्नल जो मामलात को ज़्यादा फहम रखता हो मैनेजमेंट का और बहुत सारी चीज़ों का, काबिलियत सबकी एक जैसी है, मैं ये नहीं कह रहा, काबिलियत एक जैसी है। जैसे एक टीम में खिलाड़ी तो सारे 19-20 का फ़र्क है ना, बॉलर्स और बैट्समैन में, ये फुटबॉल की जो टीम होती है, तो इसमें ये पहलू भी नजर रखा जाता है। तो मशवरे में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी तशहीर करना नामुनासिब है। जावेद साहब, मसला आ कहाँ रहा है? मैं चाहूँगी आप उस जानिब निशानदही कर दें कि खान साहब अपनी स्टेटमेंट्स क्यों बदल रहे हैं। देखो मुनीज़, सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि जिसकी तरफ चौधरी साहब ने थोड़ा सा इशारा किया, जो कि बहुत डेंजरस सिग्नल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आर्मी चीफ की सिलेक्शन पे इतनी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, इतनी ज़्यादा माजी में कभी नहीं हुई है। और इस हद तक गुफ्तगू हुई है कि हमने अपनी प्रेफरेंसेस, जिसकी तरफ आप बात कर रही थी, हमने प्रेफरेंसेस सेट कर दी हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे पीडीएम है, चाहे शहबाज शरीफ हैं, चाहे नवाज शरीफ हैं। इन लोगों की प्रेफरेंसेस की वजह से सबसे बड़ा इशू आ गया। वेयर एज के जिस तरह हमने सोशल मीडिया से लेके हर चैनल पे जिस तरह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को डिस्कस करना शुरू कर दिया, फ्रैंकली जितने आर्मी एलिजिबल होते हैं आर्मी चीफ, वो सारे के सारे काबिल होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होती, इसलिए इतने बड़े रैंक पर पहुंचते हैं। हमने उससे बड़ा डायलेमा क्या है कि हमने उन शख्सियात को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया डिस्कशन करके कि वो ऐसा है, उसकी इंक्लिनेशन ऐसी है, वो एक तो आपने देखा होगा कि जलसों में कंटेनर पर चढ़ के यार जो भी कह रहा, मैं किसी एक का नहीं कह रहा, मैं इमरान खान का नाम नहीं ले रहा, मैं पीडीएम को नहीं कुछ कह रहा, लेकिन इनकी प्रेफरेंसेस और टारगेटेड अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करके उन्होंने सबसे पहले अदारे को गंदा किया। नंबर 2, जो लोग पोटेंशियल है जिनमें, जो 4-5 हैं जर्नल, हमने उनको भी कंट्रोवर्शियल कर दिया। ये सबसे बड़ा डायलेमा। और उससे भी बढ़ के मियां नवाज शरीफ वाली जो बात आप कर रहे हैं, फ्रैंकली मशवरे करने में कोई अर्ज नहीं है,
लेकिन इमरान खान का पॉइंट यह है कि एक शख्स सजा याफ्ता है, एक शख्स एब्सकॉन्डर है, आप उसके साथ 4-5 दिन बैठ के मशवरा कर रहे हैं और 3 दिन इधर आके आप कोरोना हो गया, तो मनीष से कहीं ना कहीं तो मसाइल खड़े हैं। क्यों? पीडीएम की अपनी प्रेफरेंस है, नवाज शरीफ की अपनी प्रेफरेंस है, शहबाज शरीफ कुछ और चाहते हैं और अदारा कुछ और चाहता है। ठीक है। अब ये वो प्रेफरेंस है जिसने इस कंट्रोवर्सी को जन्म लिया और बात इधर तक ठीक है। चली गई है कि जिसकी तरफ नवाज शरीफ चाहते All right, हैं। sir. कानूनी उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने 2 दिन पहले रिटायर होना और आर्मी गजट में 6 से 7 दिन पहले रिटायरमेंट का अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर मामला बदल जाता है, सूरत हाल बदल जाएगी। ठीक है सर, मैं फखार साहब की राय ले लूं। सिर्फ लास्ट पॉइंट, हमें प्रेफरेंसेस छोड़ के मुल्क और फौज का सोच के फैसला करना जी चाहिए। इफ्तिखार साहब, मैं आपका पॉइंट लेना चाहूंगी बहुत मुख्तसर वक्त में, अगर आप शामिल कर लें तो। मेरे पास ये पॉइंट है कि जो शख्स इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है, बगैर किसी सबूत के सारी पाकिस्तान की फौज का मजाक उड़ा रहा है, इस प्रोसेस का मजाक उड़ा रहा है, आइन के दिए अगर हुए इफ्तिखार अख्तियारात का साहब मजाक। प्रोसेस इतना सिंपल था तो प्राइम मिनिस्टर कभी मिस्र से इस तरफ आ रहा है और फिर उधर चला गया है, 3 दफा अपनी फ्लाइटें कैंसिल की हैं, 5 दिन उधर क्या करते रहे? मुल्क ऑलरेडी क्राइसिस में, मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुल्क आपको पता 65% डिफॉल्ट पे चला गया है। डिफॉल्ट जावेद साहब एक मिनट, आप 5 दिन पीछे उधर से बैठे। प्लीज ऐड कर लें। देखिए, इतना सिंपल जावेद प्रोसेस साहब, है। देखिए, एक बात सेकंड सुनिए, ठहरें। यहाँ जो लॉ है ना, वी गॉट टू गेट द लॉ राइट। मैं शहबाज शरीफ के साथ वापस आया हूँ और उस वक्त ही वाज एन एब्सकॉन्डर, वो वापस आया है, आप उसको डिपोर्ट कर देते हैं। कहाँ का एब्सकॉन्डर है यार? व्हाट लॉ इज दैट? आप मुझे बताएं कि जब आप पाकिस्तान आते हैं, भाई मुझे अरेस्ट करो, मुझे पकड़ो, आप उसको जहाज पे बाहर भिजाएंगे, तो इज ही एन एब्सकॉन्डर और यू आर नॉट ओबेइंग द लॉ? ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हो गया। सर ब्रेक का वक्त हो गया। बता दूं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर हम लोगों की बात करें तो ये मामला इतना ज्यादा आम कर दिया गया है, इतना ज्यादा इस पर डिस्कस कर लिया गया है, इसको नहीं करना चाहिए था, जिस पर लोगों ने खुद से अपने तौर पर यह राय पैदा कर ली है कि कौन होंगे आर्मी चीफ, कौन होंगे चीफ, कौन होंगे जॉइंट चीफ और कौन होंगे वाइस चीफ। इन मामलात को इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए। अभी वक्त कम है, हम ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे फिर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको ये बता दें कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उस पर जो JIT बनाई गई थी, उसने काम करने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद FIR तो दर्ज हो गई थी, लेकिन FIR के बाद IG साहब 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए थे। और अगर अरकान से बात की जाए, JIT अरकान से, तो वो ये कहते हैं कि हमें हुकूमत की जानिब से या IG ऑफिस से कोई नोटिस नहीं किया गया, इस बारे में कोई आगाही हम तक नहीं पहुंची है। तो ये मामला मैं सबसे पहले लेकर नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत पंजाब इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले में संजीदा है? बिल्कुल संजीदा है, क्योंकि एक वाक़या हुआ है, गोली चली है वहाँ, एक जान भी गई है, लोग ज़ख्मी हुए हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। जी। अब पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब को समझा रही है कि आप अपने सियासी एजेंडे के लिए इस मामले को गलत रंग मत दें, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इक़्तिदार जाने के बाद खौफ, तज़ब्ज़ुब, जिसे हम कन्फ्यूजन कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी, और उसके बाद क्या कहना चाहिए कि एक इस तरह की कैफियत में आ चुके हैं कि किसी एक बात पर कायम नहीं रहते। अब जो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने और जिन लोगों को नॉमिनेट करने की कोशिश की, उनके मतलब ये साथ ही उन्होंने कह दिया कि हो सकता है ये बेगुनाह हो, तो आप प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब पंजाब हुकूमत ने एक JIT बनाई तो ISA ने बड़ा वाइज स्टेप लिया। उन्होंने कहा जी चूँकि ये बावर्दी लोगों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं तो हम अपने अफसरों को बाहर कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने, बाहर हो, कमेटी बनती है, साथ ही उसका हेड बदल जाता है। अच्छा, जब उसका हेड चेंज हो जाता है तो बाद में पता लगता है कि जी वो कन्वीनियर जो हैं वो लाहौर के जो CCPO साहब हैं वो होंगे। यानी कि अजीब व गरीब तरीके के साथ मामला को चलाने की कोशिश की जा रही है। केस के अंदर हो क्या गया है? देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं कि कानून का सब पर यकसा तलाक होना चाहिए, ये बात हम कहते हैं। और भाई सबसे बड़े आप हैं इस वक्त पाकिस्तान की मुसीबत। आपको जब गोली लगी थी, कानून पर अमल दरामद करते, सारी चीजें सामने आ जाती, बंदा पकड़ा गया है। किसी ने सैयद अकबर की तरह से उसको लियाकत बाग में गोली मार के नहीं मार दिया, बंदा पकड़ा गया है।
उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ये आपके सर। प्रेशर है सर, 12 रोज रेज हो लाई गए। जैसा, जहां दीदा बंदा भी परेशान बैठा हुआ है। बात सीधी सीधी ये है कि आप इसको सियासी रंग देना चाहते हैं, आप खौफ का शिकार हैं, आप डरे हुए हैं, आप तजब्जुब का शिकार हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मामला को मैंने कैसे आगे लेके चलना है, और इस कन्फ्यूजन में आप हर इदारे को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हर फर्द को। आपकी ख्वाहिश ये है कि जो मैं कहूँ वही FIR दर्ज हो जाए, जो मैं कहूँ वही जुडिशल कमिश्नर बन जाए। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब जिस तरह चाह रहे हैं FIR उस तरह दर्ज हो? देखिए SHO तो बुलाएगा ना। होता ये है कि मैं अब यहाँ बैठा हूँ, एक वाक़या होता है, मैं उसमें चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व कर दूँ, आर्मी चीफ को इन्वॉल्व कर दूँ, प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर दूँ, भाई उसका कोई ना कोई लिंक इस हिसाब से होना तो चाहिए ना। ये क्या तरीक़ेकार है? SHO बुलाएगा और बात करेगा, आप ज़िमनी में चले जाएँ। ये चाहते हैं कोई इत्तेजाज हसन जैसा जियाला हो इनका, जो बैठ के फैसले करे हैं, और कोई मुराद सईद और उस्मान बुज़्ज़ार और शहरयार अफरीदी इन पर मुश्तमिल एक GIT हो जो रिपोर्ट बना के दें, उस पर वो अंगूठे लगा दे। ठीक है, लेकिन तो इस सर तरह ऐसा होगा होता। नहीं। मैं इफ्तिखार साहब की तरफ आती हूँ। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे इस बात का इदराक है कि मुझ पर हमला किसने किया गया, और दूसरी जानिब कल भी मैंने यही बात की थी कि हुकूमत तो फिर पंजाब में आपकी ही है, मसला क्या है, क्यों आप इस केस को सही तरह परसू नहीं कर पा रहे? क्या आप इस पर मुझे गाइड कर सकते हैं? मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही इराक का इजहार किया। इसमें मैं एक बात अजीब लगती है कि 3 बच्चों का बाप औंधे मुंह वहाँ पे गिरा और मर गया। बिल्कुल। वो भी तो पाकिस्तान का उतना ही अहम सिटीजन है जितना इमरान खान या इमरान खान का कोई साथी भी जो ट्रक में डाला था। और कत्ल जो होता है वो 302 ही होता है, खा वो किसी गरीब आदमी पे गोली चले या किसी बादशाह पे गोली चले। तो उसके JIT बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया गया कि उसको गोली फिर किसने मारी? ये देखना, एक इंसान की डेथ हुई है, दुनिया ने देखा है कि उसकी डेथ हुई। ये तो पता नहीं छर्रे कैसे गए अंदर, वो क्या हुआ, और ये कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया कि वहाँ पे मेडिकल लीगो नहीं करवाया गया। खुदा न खास्ता ज़्यादा खून बह जाता और नुकसान ज़्यादा हो जाता इमरान को, तो ये तो बहुत खौफनाक वाक़या हो जाता। अब एक शख्स की डेथ हुई है, हमने देखी है, TV कैमरे ने दिखाया है, उसकी FIR के बारे में, उसके बारे में JIT का मुतालबा क्यों नहीं किया जाता? क्या वो गरीब आदमी है? क्या इसलिए कि उसको ऊपर से कहीं गोली लगी है? और ये भी साबित हो गया उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उसको जो गोली लगी है वो बड़े बोर की गोली है। ये हम भूल जाए सारे, हम अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं हर मामले में। ऐसा नहीं हो। आई एम वेरी सॉरी। पीजे सर, ये बात तो सामने आई थी कि जिस जानिब इफ्तिखार साहब इशारा करें वो गोली कहाँ से चली, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या उस शख्स को सज़ा मिल सकती है कानून की रोशनी में या नहीं मिल सकती? देखिए ना, जिसने सज़ा को डिटर्मिन करना है वो है, आपने JIT बना रहे हैं आप, तो मैं कहूँगा व्हाट डिफाइंस व्हाट डिसरिस्पेक्ट फॉर आवर सिस्टम एंड व्हाट मिस्ट्री। ये 3 चीज़ें हैं कि ये क्यों नहीं इसके करते। इसका बड़ा सिंपल आंसर है, और इसमें कन्फ्यूजन यहाँ आ रही है कि आप एक सर्विंग जनरल का नाम आपने डाला हुआ है। जनरल विल नॉट बी ट्राइड इन अ सिविलियन कोर्ट, ही विल बी ट्राइड इन अ फील्ड कोर्ट मार्शल इफ़ एट ऑल। अब आपका काम है, बिल्कुल इनकी FIR कटनी चाहिए, सिविलियंस की आप काट सकते हैं, जो मर्जी हो, जो जनरल है या मिलिट्री ऑफिसर है, वेदर इज़ अ कैप्टन, सेकंड लेफ्टिनेंट और जनरल, आप चीफ को भेजें, आर्मी चीफ को, देखें जी आई हैव माई रीजंस, आप इनको इन्वेस्टिगेट करें, लेट दी आर्मी डू दैट। वरना आप आर्मी के पकड़ के सिविलियन कोर्ट्स में अगर ये करना शुरू कर देंगे, लेट मी टेल यू, देयर विल बी टोटल chaos, देयर विल बी टोटल मेहम। सो ये जो ये एक लाहे अमल है, इस पे नहीं चलना। आप बिल्कुल, इनका राइट है इमरान खान का, आप दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सब ये मुझे शक है आपके इसने किया है, प्लीज़ आप इन्वेस्टिगेट करें। उनकी अपनी अदालत है, वो खुद अपने इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक दूसरी जब बात आती है कि जब सिविलियन के कहते हैं कि इसके लिए काटो, FIR तो नीचे भी नहीं कट रही आजकल, सही कह रहे हैं। नहीं कट रही है FIR। मैं आपको, मेरे पास 4 केसेस है इस वक्त, और मैं कल CCPO को मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल हिम कि क्यों नहीं कट जाएगी। क्या फीस देनी है FIR की, आपने कट जाएगी। अब ये आम बाकी- आदमी की बात अब ये आम आदमी की, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। नो, आई विल टेल हिम, उसने
20 लाख रुपया मांगा है एक ने कि जी मुझे 20 लाख रुपया दे तो मैं FIR काटता हूँ। अच्छा। अगर ये आपका लोअर ग्राउंड पे हाल है तो एक आम आदमी का क्या बनेगा? सर वैसे क्या बनेगा? इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर मेरी FIR नहीं हो रही तो फिर गरीब का क्या होगा। तो सही कह रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि पंजाब में हुकूमत भी फिर खान साहब की है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक डायकॉटमी है, फौज को निकाल दें, बाकी पे FIR काट दें, खत्म होगी बात। सर वो केस फिर आगे चले जाएगा, लेकिन मैं इधर भाई जो आज FIR कौन काटेगा? उसकी FIR किधर है? सर मैं यही बात कर रही हूँ कि वो जो 3 बच्चों का बाप वो मर गया, यस। उसकी FIR कौन काटेगा? जावेद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये जो JIT बनाई गई है, ये रवायती डिले टैक्टिक्स हैं या फिर कहीं पर कोई असर और रसूख पे इस्तेमाल हो रहा है तभी ये काम आगे नहीं बढ़ रहा? ये कोई असर और रसूख वाला ही मामला है। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी सर्विंग जर्नल पे इस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट करके नाम नहीं दिया गया, और यही सबसे बड़ी हिच है, इसलिए इस चीज़ को डिले किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो इमरान खान ने भी यही गलती की है। इमरान खान को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था अगर उनके पास सबूत नहीं थे। सबूत हैं तो लेकर सामने आए। उनको ये समझने, एक छोटे कैनवस से देख रहे हैं, एक तरफ वो सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि ये हमारा 75 साला दकियानूसी सिस्टम का फ्लॉ है कि एक गरीब आदमी की FIR और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो उसको कोई मददगार नहीं है। सिस्टम आपका इतना गंदा हो गया। तो इमरान खान ने इसी सिस्टम से, जो 75 साल का दकियानूसी सिस्टम है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आइन के तहत एप्लीकेशन दे दी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि गलत है। ये सोचे समझे बगैर कि अगर सर्विंग आर्मी का नाम आएगा तो उसकी दुनिया में हमारे एज ए अदारे की कितनी बदनामी होगी, ये भी नहीं इमरान खान ने सोचा। लेकिन इमरान खान को ये सोचना चाहिए था। जहाँ तक बात है अपोजिशन की, तो अपोजिशन तो मुझे ये लगता है वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान का उधर से जनाजा उठे, वो शहीद कत्ल हों उधर, तब ये सब हमने खुशियाँ मनानी थी। वरना आपने देखा है सोशल मीडिया पे या हमारे बहुत से एंकर्स जो इंफॉर्मेशन बेस्ड काम करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये सुराग छोटा है, ये बड़ा है, इसको क्लोज करके देखो, इसको इस तरह तैयार किया गया, ये सारे, मतलब हम किस किस्म, हम चाहते हैं कि जो लियाकत अली खान के साथ हुआ, जो बेनजीर भुट्टो के साथ, क्या समझते हैं, क्या ये सहाफी बयानी है कि पीछे लग जाए जिस तरह के 22 करोड़ आवाम लगी हुई है? इमरान खान ने भी अपना बयानिया बनाने के लिए ये सारी FIR की एप्लीकेशन दी है। अगर वो सीरियस होते जुडिशल कमीशन में या इंक्वायरी में तो वो कभी भी सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लेना चाह रही हूँ। जी नवीद साहब, बहुत एक अहम बात मैं करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से शुबहात खुद पैदा किए हैं जी। अब हालत ये हो गई है कि उन्हें अपने जख्म दिखाने पड़ रहे हैं। जी जी जी। मेडिको लीगल आप कराते, सारी पिक्चर सामने आ जाती। कानून मौजूद है भाई, देखें बहुत सारी चीजें। कानून तो फिर FIR रजिस्टर करने का भी चॉइस नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इसी तरह मौजूद ये क्या है। तरीका है? आप कानून चेक कर ये तो जिसका दिल करेगा, कल को मैं आप फिर SHO को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप चीफ जस्टिस साहब भी कराने चल पड़ेंगे। मेरी बात सुन, SHO को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिसका मर्जी अच्छा, वो मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है। मुलजिम है। पंजाब हुकूमत के पास है, जी। पंजाब पुलिस के पास है, CTD के पास है, ठीक है जी। बात है। आप अंदाजा करें कि 24 घंटे के अंदर, जी जी, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना था, या जैसा वहां चले जाते। और वो 12 रोज गुजरने के बाद भी आप नहीं हो अंदाजा सका। करें कि कानून का हशर नशर कर दिया गया है, तो ये पंजाब हुकूमत का भी और वज़ीर आला पर बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, अभी हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सम दुरुस्त है या नहीं। आप साथ रहिए। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बिलावल भुट्टो ने आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया है, और ये भी आपको बता दें कि उन्होंने इसमें ये कहा कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है। खारजा पॉलिसी के तहत दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समत अब दुरुस्त हो चुकी है? ऐसी बातों से पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं होती। पॉलिसियाँ दुरुस्त होंगी एक मजबूत पाकिस्तान से, जिसके गरीबों के पास खाने को रोटी हो, जिनकी इज्जत हो, जिनके पास तालीम हो, जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रीजनेबल रेट हो, जहाँ पे उनका मुस्तकबिल सिक्योर हो। उन मुल्कों की गैर ममालिक के साथ दोस्तियाँ कामयाब होती हैं
मुल्कों के जो तल्लुकात हैं वो अपने मफादात पे होते हैं, और मेरे मुल्क का मफाद इसमें है कि मेरा मुल्क मजबूत हो। जब मैं मजबूती की बात करता हूँ तो मैं गुर्बत के खात्मे की बात करता हूँ, बेरोज़गारी के खात्मे की बात करता हूँ, एक ऐसे पाकिस्तान की बात करता हूँ जिसका शख्स बाइज्जत हो। वो कह सकता है कि भी मेरी हिंदुस्तान से तल्लुकात अच्छे हैं, बरतानिया से तल्लुकात अच्छे हैं। नवीद साहब, बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन से ताल्लुकात पाकिस्तान के दुनिया के साथ बेहतर करेंगे। तो कहाँ तक पाकिस्तान अपना सफ़र तय कर चुका है जहाँ दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? मौजूदा हुकूमत जो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद, उसे कामयाब कराने के बाद मार्ज़ वजूद में आई, इसने अगर किसी मामले में ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त की है तो वो सफारती महाजी है। अच्छा, आप देखें कि इस वक्त हम नहीं बल्कि चीन के सदर से लेकर चीन के सफ़ीर साहब तक सब ये कह रहे हैं कि अब हम सी पैक को उसकी फुल पेस पे लेके जाएंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। इसके बाद हमने देखा है कि भारत के साथ ताल्लुकात अगर अच्छे नहीं हुए तो मुंजमद हो गए हैं एक जगह पे ना, अब वो शोर नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात अफ़गानिस्तान के साथ अगर हो भी रहे हैं तो ओवरऑल सूरत हाल बहुत बैलेंस है। अब चमन में गो के परसों एक वाक़या हुआ है, लेकिन अब तालिबान रहनुमाओं के भी ऐसे बयानात नहीं आ रहे। इस तरह ईरान के साथ भी मामला दुरुस्त हैं, तुर्की के साथ भी मामला दुरुस्त हैं, अमेरिका के साथ भी मामला दुरुस्त हैं। मैं ये नहीं कहता बहुत आगे हम चले गए हैं। अब जिस तरह से हम FATF से निकले हैं, उसके बाद ये बरतानिया का फ़ैसला आया, सिक्योरिटी जो रिस्क की लिस्ट है उससे में निकाला गया। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान का जो स्टेट मैकेनिज़्म है उसको दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। 9/11 के बाद ये बहुत बड़ा इशू बन गया था कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे जाएंगे। हुंडी के ज़रिए जो पैसे भेजते थे वो भी फंसना शुरू हो गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू आ गया था, टेरर फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जी। आपको पता ना, डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी का केस भी इसी तरह से मिलता जुलता है इस मामले से। लेकिन अब ये हुआ कि जो हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सेल बनाया और उस पर काम किया, उसके साथ ये जो टीम मिली इस हुकूमत की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद और साथ में बिलावल भुट्टो हैं, ये मिले, तो इन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। अच्छा, मैं इस थ्योरी से भी इत्तेफाक नहीं करता। बाद लोग कहते हैं जी वज़ीर ख़ारिजा बाहर रहता है, भाई बाहर ही रहना चाहिए। देखना ये है कि आपके दौरों के नतीजे में पाकिस्तान का इमेज कितना मुस्बत हो रहा है। पाकिस्तान को जो मनफी फहरिस्तें हैं मुख्तलिफ हवाले से जो तरतीब दी गई हैं उससे निकाला जा रहा है। अगर निकाला जा रहा है तो भैया बाहर ही रहें। वज़ीर ख़ारिजा का तो काम ही ये है कि वो खारजा मुल्क को देखे। तो मैं तो ये सदके दिल से समझता हूँ कि खारजा महाज पर पेशरफ्त हो रही है और बिलावल ने अपने आप को मनवाया है, ये मैं तस्लीम करना होगा। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जब से FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है, लेकिन दो मामलात हैं जिसकी वजह से अभी भी वो मॉनिटरिंग लिस्ट पर रहेगा, जिनमें कि एक टेरर फाइनेंसिंग है और दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं इसमें पेशरफ्त ये होती है कि बरतानिया की जानिब से भी हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, आप FATF को ले लें या कुछ और आप पे जो कंडीशंस लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेंटेन पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद एवरीबडी अराउंड। हम ये चाहते हैं कि हम वो एक माहौल क्रिएट करें कि जिसमें सारे एक अच्छे तरीके से रहें। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, prosperity of the state and betterment in a better world. That is our foreign policy. ये जब आप मुझे बताती हैं कि भाई ये FATF और ये और दूसरे फिर ये जो टेररिज्म हो जाती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ एक मिसपरसेप्शन के तहत ख़राब हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, लेकिन हमारा फॉल्ट लाइन ये है, हम हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम इसको काउंटर नहीं करते दुनिया के ऊपर जाके, हम डिफेंसिव पे हो जाते हैं, हमें अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं। और भाई आपको किसने नहीं कहा, आपको ये नवाज शरीफ ले लें, बेनज़ीर ले लें, इमरान खान ले लें, सब ने जाके, ये बिलावल फॉरेन मिनिस्टर है, सब ने जाके क्या कहा है, हम वी आर अ पीस लविंग नेशन। लेकिन जब आपके ऊपर एक परसेप्शन, मिसपरसेप्शन आता है पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इंडिया, फ्रॉम इंडिया, तो हम उसको डिफेंसिव पे चले जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, और भाई तुम बताओ कि वो क्या कर रहा है, आप तो वो लड़ते ही नहीं हो। वो जाके इंटरनेशनल मीडिया पे इस तरह की रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि हमें एक ऐसे ककून में चले जाते हैं कि हमें हमारे पे सैंक्शंस भी लग जाती हैं,
हमारे ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी ये भी हमारे पे ठुक जाता है। हर चीज़ की गलतियां पाकिस्तान पे आती हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की मदद होती है हम नॉन नेटो एलाई बन जाते हैं। सर वक्त कम है, मैं जावेद साहब की राय लेना चाहूँगी। जावेद साहब, आप इस चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन को किस जानब जाता देख रहे हैं? देखो, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पिछले 20-25 साल से सेम ही है, वही है, कोई तब्दीली नहीं है। हमारे चाइना के साथ भी वैसे ही है, अमेरिका के साथ भी वैसे ही, सऊदीया के साथ भी वैसे। बाकी आपने शो शाह के लिए जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें कि हमें ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। मुल्कों के मफादात होते हैं और जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वहाँ कभी भी माशी इस्तेहकाम नहीं होगा। जब आपका माशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो डेट के नीचे दबा हुआ है उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? उसकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल्ड फॉरेन पॉलिसी होगी। आप चाइना में जाते हैं विजिट करने के लिए, आप तो रोल ओवर के लिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे कर्जे रोल ओवर कर दो। सऊदी अरब जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमें जो आपने पैसे देने हैं हमारे बैंकों में रख दें या हमें क्रेडिट पे ऑयल दे दें। और दूसरी तरफ वही सऊदी अरब है, फॉरेन पॉलिसी समझें, वही सऊदी अरब है जो 70 अरब डॉलर की चाइना इंडिया में कर रहा है इन्वेस्टमेंट। ये है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी तब भी आपकी ठीक होगी जब आपके अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आज आपने रेटिंग्स की इतनी तो गुफ्तगू कर ली, फिर इस कौम को यह भी बताती चलें कि आज पाकिस्तान का डेट डिफॉल्ट रिस्क बढ़कर 65% हो गया है, जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज है। उसके बाद जो पाकिस्तान के गुजरते वक्त के साथ जो हशर नशर होगा वो ये कौम भुगतेगी। आपकी 51% से ज्यादा लोग महंगाई का शिकार हैं। आप फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतरीन होगी, ऐसी फॉरेन पॉलिसी को हमने क्या करना है कि जब हमें IMF से डील करनी पड़ रही है तो हमारी मिलिट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं मजबूत मईशत से ही मजबूत खारजा पॉलिसी तशकील की जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अब टाइम इज शॉर्ट। इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीद साहब आपका भी, और पीजे सर आपका भी। सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम है और जो फॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो का अगर हम जिक्र करें तो बिलावल भुट्टो ने आज ये भी कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है और पाकिस्तान अमन और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।